तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो के हमारे बीपीसीसी 113 की यूनिट 7 मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का परिचय, मनोविश्लेषण, मनोगतिक मानसिक चिकित्सा। ठीक है, तो हम अभी ये बात क्लियर कर दे रहे हैं। आजकल ये बात बहुत चल गई है कि ये वीडियो देख करके हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये वीडियो एग्ज़ाम पास कराने के लिए थोड़ी ना बनाई गई है। अभी बता दे रहे, जो लोग एग्ज़ाम के डेट पे आते देखने, ये आपको कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं लगेगी, बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगी ये वीडियो आपको, क्योंकि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट ही नहीं की गई है वीडियो। एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी लास्ट के एकदम जून एग्ज़ाम से पहले, मई में या मार्च में या अप्रैल में, वो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। लास्ट में देख लेना, और वो सब टॉपिक को तोता की तरह याद कर लेना। हो सकता है वो आपको एकदम सब कुछ आपका सही हो जाए, फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कहानी है सब। ठीक है, मनोविश्लेषण या फ्राइडियन मनोविज्ञान ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड द्वारा विकसित और दूसरों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विचारों में से का एक समूह है। यह मुख्य रूप से मानव मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली और व्यवहार के अध्ययन के लिए समर्पित है। हालांकि इसे समाजों पर भी लागू किया जा सकता है। मनोविश्लेषण के तीन मुख्य घटक है। ठीक है, मन और सोचने के तरीके की जांच की एक विधि और जिस तरह से सोचता है। मानव व्यवहार के विषय में सिद्धांतों का एक व्यवस्थित समूह। मनोवैज्ञानिक और भावात्मक बीमारी के चिकित्सा की एक विधि। मनोविश्लेषण से व्यापक छत्र के नीचे मानव उल्लेख और विकास के सहसंबंध में कम से कम 22 सैद्धांतिक अभिन्यास है। मनोविश्लेषण नामक चिकित्सा में विभिन्न दृष्टिकोण, सैद्धांतिक और भ्रांति भिन्न होते हैं। यह शब्द बाल विकास के अध्ययन के लिए एक विधि को भी संदर्भित करता है। प्रमुख मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को एक सैद्धांतिक स्कूल में बांटा जा सकता है। हालांकि ये सैद्धांतिक स्कूलों भिन्न हैं। उनमें से अधिकांश लोगों में मानसिक जीवन को प्रभावित करने वाले अच्छे तत्वों के मजबूत प्रभाव पर जोर देते हैं। परस्पर विरोधी सिद्धांत के तत्वों को मजबूत करने पर भी काफ़ी काम किया गया है, जैसा कि स्वास्थ्य सेवा और सभी क्षेत्रों में होता है। कुछ सिंड्रोमों के विशिष्ट कारणों के संबंध में कुछ दृढ़ मतभेद है और उनमें सर्वोत्तम चिकित्सा तकनीक के विषय में कुछ संवाद है। सिगमंड फ्राइड पहले प्रमुख सिद्धांतकार के रूप में महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने कुछ मानसिक बीमारी को समझने और उनके उपचार करने के लिए गैर जैविक दृष्टिकोण के विषय में विशेष रूप से लिखा। इन बीमारियों विशेष रूप से उस समय हिस्टीरिया कहे जाने वाली बीमारियों को उसके समय और शारीरिक माना जाता है, लेकिन उसके सिद्धांतों के माध्यम से उन्हें नया रूप दिया गया है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार केवल दो मूलभूत अंतर्नोद होना चाहिए, तंत्रनोद लिखा है वैसे, अंतर्नोद होना चाहिए है, जो सभी विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रेरित करने को काम करता है। ये तंत्रनोद ही होना चाहिए। तब अंतर्नोद लिखता ना तो दो बार गलत होता, दो बार गलत हो नहीं सकता। मतलब ये दो तंत्रनोद है जो सेक्स और आक्रामकता है, इरोस और थैनाटोस, या क्रमशः जीवन की प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति भी कहा जाता है। मनुष्य द्वारा अनुभव की जाने वाली हर प्रेरणा का स्रोत है। फ्राइड के सिद्धांत का मानव स्वभाव एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में सेक्स पर जोर देता है, जबकि यह कई बार अतिदेय लगता है। यौन गतिविधि जीवन लाने के लिए प्रजनन का एक साधन है और इसलिए मानव की रक्त रेखा वंश की निरंतरता का आश्वासन देता है। अन्य जानवरों में भी प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सेक्स एक प्राथमिक शक्ति है। ठीक है, दूसरी ओर आक्रामकता या मृत्यु प्रवृत्ति है, ठीक विपरीत लक्ष्य प्रदान करती है। क्या हो रहा है आजकल? आक्रामक हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले बचाने का एक तरीका है। आक्रामकता प्रवृत्ति हमें जीवित रहने की अनुमति देने का एक साधन है। साथ ही साथ हमारे दुश्मनों, जो हमें ऐसा करने की से रोकने की कोशिश कर सकता है, को खत्म करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो अब मुख्य फ्राइड के अनुसार मन की अवधारणा कैसी होती है।
ईड, ईगो और सुपर ईगो की कहानी हम लोग ने कई बार पढ़ी हुई है। तो ईड जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। और एक होता है प्री कॉन्शियस माइंड, जहाँ हम लोग की थिंकिंग चल रही होती है, तो उसमें हमारे ईगो और सुपर ईगो थोड़ा थोड़ा है। और जो कॉन्शियस माइंड में एकदम है थोड़ा सा, उसका सुपर ईगो का थोड़ा सा हिस्सा है, और ईगो थोड़ा सा बाहर है कॉन्शियस माइंड में। ईड पूरा ही अनकॉन्शियस माइंड में डूबा हुआ है। मनोलैंगिक विकास के चरण। व्यक्तित्व के विकास की बात करें तो सिग्मंड फ्रायड ने शायद सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतकार है। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के चरण अन्य चरण सिद्धांतों की तरह है, एक पूर्व निर्धारित क्रम के पूर्ण होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप या तो सफल समापन या एक स्वस्थ व्यक्तिपरक हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप विफलता हो सकती है, जिसके अस्वस्थ व्यक्तित्व हो सकता है। यह सिद्धांत शायद सबसे प्रसिद्ध और साथ ही सबसे विवादास्पद है, क्योंकि फ्रायड का मानना था कि हम एक विशेष काम उत्तेजक जोन के आधार पर चरणों के माध्यम से विकसित होते हैं। प्रत्येक चरण के दौरान एक असफल समापन का अर्थ है कि एक बच्चा उस विशेष कामोत्तेजन जोर पर स्थिर हो जाता है और एक बार वैक्स होने के बाद या तो अधिक या तो कम हो जाता है। ठीक है। मौखिक मुखिक यह चरण। जन्म से 18 महीने मौखिक मुखिक चरण में मौखिक सुख चूसने की केंद्रित होता है। बहुत अधिक या बहुत कम संतुष्टि के परिणाम स्वरूप मौखिक निर्धारण या मौखिक व्यक्तित्व हो सकता है, जो मौखिक गतिविधियों के साथ व्यस्तता से प्रमाणित होता है। गुदा चरण 18 से 23 वर्ष। इस चरण में बच्चे की धारणा मल का निष्कासन और रुके रहने पर होता है। मतलब कहाँ कब किस समय किस चीज़ पर फोकस होता है ये दिखाया गया। समाज का दबाव के माध्यम से मुख्य रूप से माता पिता के माध्यम से बच्चों को गुदा उत्तेजन को नियंत्रित करना सीखना पड़ता है कि गलत समय गलत जगह पॉटी कर देता है ना। फालिक लैंगिक चरण। उम्र 3 से 6 वर्ष। आनंद क्षेत्र जननांग के बदल जाता है। फ्रायड का मानना है कि अवस्था के दौरान लड़कों में अपनी माँ के लिए अचेतन यौन इच्छा विकसित हो जाती है। इस वजह से वह अपनी चिंता को प्रतिद्वंदी बन जाता है और वह अपने माता को स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में देखता है। इस दौरान लड़कों में यह डर भी पैदा हो जाता है कि उसके पिता उन्हें इस भावनाओं के लिए दंडित करेंगे, जैसा कि उनका बधियाकरण करना। गलत चीज़ें लिखी गई है शायद। लेट से स्टेज शुष्क चरण 6 से यौवन तक। इस चरण के दौरान है कि यौन आग्रह दबा हुआ रहता है और बच्चे ज़्यादातर समान लिंग वाले साथियों के साथ बातचीत करते और खेलते रहते हैं। जननांग चरण यौवन पर। मनोवैज्ञानिक विकास के अंतिम चरण यौवन की शुरुआत से शुरू होता है, जब यौवन आग्रह एक बार फिर जागृत हो जाता है और पिछले चरण के दौरान सीखे गए पाठ्यों के माध्यम से किशोर अपने यौन आग्रह के विपरीत लिंग के साथियों पर निर्देशित करता है। आनंद की में प्राथमिक ध्यान जननांग है। असंरक्षण तंत्र। हमने पहले कहा था कि अहं का काम इदम का आवेगों को संतुष्ट करना था, न कि सुपर ईगो के नैतिक चरित्र को ठेस पहुंचाना। जबकि अभी भी स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए हमने यह भी कहा कि आसान काम नहीं है। इदम के बारे में सोचे, आपके कंधे पर शैतान और सुपर ईगो को आपके कंधे पे परी के रूप में। ये होती है ना, फिल्मों में ऐसे दिखाता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बहुत मजबूत हो, इसलिए हम उन दोनों से बात करते हैं, उनके दृष्टिकोण को सुनते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यह निर्णय अहं की बात करने वाला है, जो उसे संतुलन की तलाश में है कि क्या सही रहता है, क्या संतुलन रहेगा, क्या कितने बदमाशी करनी चाहिए, कितनी ईमानदारी रखनी चाहिए, ये चीज़ें होती चाहिए हैं। इससे पहले कि हम इस बारे में और बात कर सके, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इदम, अहम और सुपर ईगो क्या चलाता है। फ्रायड के अनुसार हमारे पास केवल 2 ड्राइव है, सेक्स और आक्रामकता। दूसरे शब्दों में, हम जो कुछ भी करते हैं इन 2 ड्राइवों को प्रेरित करने के लिए करते हैं। या तो वो सेक्स हो सकती है या तो आक्रामकता हो सकती है।
ये संरक्षण तंत्र, नकार, प्रतिस्थापन, बौद्धिकता, प्रक्षेपण, अचैत्य स्थापना, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, दमन, उदारीकरण और समन, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से। मनोवैज्ञानिक विकारों की चिकित्सा के दृष्टिकोण के रूप में मनोविश्लेषण। जब हम मनोविश्लेषण के विषय में मनोवैज्ञानिक विकारों की चिकित्सा के दृष्टिकोण के रूप में चर्चा करते हैं तो हम निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अचेतन मन द्वारा निभाई गई भूमिकाएं, बेहोश और साथ ही मानसिक नियतत्ववाद, इदम अहम और परअहम के संदर्भ में व्यक्तित्व की संरचना, संरक्षण तंत्र। मनोविश्लेषण के लक्ष्य क्या है? आइए हम मनोविश्लेषण के लक्ष्यों को मनोवैज्ञानिक विकारों को चिकित्सा का दृष्टिकोण के रूप में समझें। मनोविश्लेषण के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से अचेतन को सचेत करना, इस प्रकार क्लाइंटों में अचेतन मन का पता लगाने में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और यह क्लाइंट को किसी भी संघर्ष को सुलझाने में सहायता करने और अहम को मजबूत करने आदि के लिए किया जाता है कि जो अचेतन मन में चल रहा है उसको क्या चल रहा है और उसे कैसे हम कॉन्शियस माइंड में ले आए, मतलब अहम में स्थापित कर दें सही चीज़ों का। क्योंकि अचेतन मन में चल रहा था कि हम अभी व्यक्तित्व में अभी सामने वाले से गलत तरीके से बात कर रहे हैं, हमें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, तब भी हमारा अहम उसमें लड़ा रहता है कि नहीं है, इसी तरीके से बात करेंगे और थोड़ा सा आक्रामकता दिखाएंगे तो उसका अनकॉन्शियस माइंड को उठा करके कॉन्शियस माइंड की जगह रख सब कॉन्शियस माइंड को उठा करके कॉन्शियस माइंड की जगह रखा जाता है। अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस ही रहता है। मनोविश्लेषण और क्लाइंट की भूमिका कैसी कैसी रहती है उसके मनोवैज्ञानिक विकार और सब उसके मन को समझने के लिए, मनोविश्लेषण करने के लिए दी हुई है। समझना मनोविश्लेषण का आकलन। मनोविश्लेषण में क्लाइंट को पारिवारिक इतिहास, पिछले अनुभव, सपनों आदि का निरंतर मूल्यांकन सम्मिलित है। क्या क्या वो सोच रहा है, कैसे कैसे सोच रहा है, क्या क्या उसके मन में आ रहा है, पिछले अनुभव उसको कैसे देखे, पिछला इतिहास कैसा है, पिछला सपने कैसे है, उसके के तरीके से वो उसका मनोवैज्ञानिक आकलन करता है। मनोविश्लेषण की तकनीक फ्री एसोसिएशन, मुक्त साक्षर, यह मनोविश्लेषण की महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है जिसमें क्लाइंट अपने दिमाग में जो कुछ भी आता है उसको खुलकर बोलने के लिए कहा जाता है। जो कुछ भी आ रहा है बोल दो, जो ऐसा भी अच्छा लग रहा है, जो कुछ समझ रहे हो मेरे बारे में, कैसी भी चीज़ बोलना स्टार्ट करो। तटस्थता और सहानुभूति, क्लाइंट की ओर से मुक्त जुड़ाव की सुविधा के लिए चिकित्सक को तटस्थ होने और सहानुभूति रखने की भी आवश्यकता होती है और क्लाइंट के लिए चिकित्सक को स्वतंत्र रूप से संबंध करने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मनोविश्लेषण से संबंधित पहलू मुक्त संघ प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करे। प्रतिरोध, जैसे कि मनोविश्लेषण आगे बढ़ता है क्लाइंट प्रतिरोध भी प्रदर्शित करता है कि कुछ चीज़ों को छुपाने लग जाता है कि मन उसका बोलने लग जाता है कि सब कुछ नहीं, कहानी मत बताना, ये चीज़ नहीं बताना, वो चीज़ मत बताना, है ना। सपनों की व्याख्या, ट्रांसफॉर्मेशन, हस्तांतरण की व्याख्या और विश्लेषण, काउंटर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रति हस्तांतरण, मनोगतिक मनोचिकित्सा, मनोगतिकीय या मनोगतिकी और साइको एनालिटिक्स। मनोविश्लेषणात्मक शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि मनोगतिक और मनोविश्लेषणात्मक शब्दों में मनोविश्लेषण और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का संदर्भ देते समय इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जहाँ चिकित्सक, जिसे मनोविश्लेषण या विश्लेषण कहा जाता है, व्याख्या पर केंद्रित मानव तकनीकों का पालन करता है जिसके हस्तांतरण के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। मनोविश्लेषण में रोगी आमतौर पर 45 से 50 मिनट तक के सत्रों में साप्ताहिक रूप से 3 से 5 बार चिकित्सा में भाग लेता है। चिकित्सा के में आमतौर पर रोगी को सोफे पर लेटा हुआ और रोगी के पीछे बैठा विश्लेषण सम्मिलित होता है, जबकि रोगी मुक्त सहयोगी यानी जो कुछ भी उसके मन में आता है वो आता है कहते हैं। मनोगतिकीय मानसिक चिकित्सक को मनोविश्लेषण के समान मूलभूत तकनीकों की विशेषता, लेकिन मनोविश्लेषण की तुलना में यह संक्षिप्त और कम गहन है। ठीक है, मूलभूत सिद्धांत की अवधारणा क्या है? अचेतन मन में क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड व सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा क्या सोच रहा है, इस चीज़ों पर पहले फोकस किया जाता है। क्योंकि विकासात्मक परिप्रेक्ष्य सभी मनोविश्लेषणात्मक सोच, व्यवहार और विकासात्मक मॉडल पर आधारित होता है। एक मौलिक धारणा यह है कि बचपन की घटनाएं व्यक्ति को आकार देती है कि क्या घटनाएं बचपन में हुई जो आपकी फेवरेट थी, क्या दुखद घटनाएं थी, ये सब चीज़ें पूछी जाती है।
कहाँ आपको कैसा अनुभव रहा, ये सब चीज़ें देखी जाती है। वही सब आपके व्यक्तित्व को आगे बिल्ड करते। तो आपके कहाँ से क्या विषय पर रखता है, आप जिस विषय के बारे में सोच रहे हो उस विषय के बारे में थोड़ा और खुल के बताओ। ये कब से स्टार्ट हुई या पहली बार कब हुई, ये सब चीज़ें। हस्तांतरण, फिर धीरे धीरे उसको हस्तांतरण किया जाता है। प्रतिरोध, जहाँ पे मस्तिष्क रोगियाँ भी मनोचिकित्सा का विरोध करते हैं, जैसा कि उन्होंने फ्रायड के दिनों में किया। फ्रायड के महान खोजों में यह कि प्रतिरोध दिखाना नहीं, इस मैटर पर और बात नहीं करनी, ये सब चीज़ों पर बात नहीं करनी। प्रति हस्तांतरण, फ्रायड ने प्रति हस्तांतरण के विषय में बहुत कम लिखा। उन्होंने मूल रूप से इन्हें रोगी के लिए विश्लेषण के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने आमतौर पर इसे विश्लेषक में हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है जो रोगी के समांतर संक्रमण था। यही नहीं बताना है, ये चीज़ें प्राइवेट होती है। ठीक है प्राइवेट है, लेकिन चलिए कुछ इस बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग कब से हुई, आप नाम मत बताइएगा, स्थान मत बताइएगा, कहानी तो बताइए, है ना। मानसिक नियतवाद का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमारे आंतरिक अनुभव, हमारे व्यवहार, रोमांटिक साझेदारी की हमारी पसंद, हमारे करियर के फैसले, यहाँ तक कि हमारे शौक भी अचेतन ताकतों द्वारा आकार लेते हैं और हमारी जागरूकता से परे है। मनोगतीय क्या, मनोचिकित्सा के घटक क्या है, स्पष्टीकरण, विरोध और व्याख्या, और क्या है तकनीकी तटस्थता, क्या है तटस्थता, स्व प्रकटीकरण, मनोगतिक मनोचिकित्सा की विशिष्ट विशेषताएं। मनोगतिक मानसिक चिकित्सा की विशिष्ट विशेषताएं, भावनाओं के प्रभाव और अभिव्यक्ति पर ध्यान दें, परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से बचने का प्रयास की खोज करें, आवृत्ति, विषयों और पैटर्न की पहचान करें जो बार बार उसके बातों में बीच में आ जा रही है, बार बार बातों के बीच में आ जा रही है, पिछले अनुभवों की चर्चा करें, पारस्परिक संबंधों पर ध्यान दें, चिकित्सा संबंध पर ध्यान दें, कैसा लगा ये अच्छा रहा सेशन, आपको कैसा लगा बात करके, काल्पनिक जीवन की खोज, वो काल्पनिक रूप से क्या सोचता है ना। मनोविश्लेषण और मनोगतिक चिकित्सा के बीच अंतर, इसको समझ लेना। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में क्रिएट हो सकते हैं। तो सारांश आ गया गाइस, ये चैप्टर तो यूनिट छोटी रही और इंटरेस्टिंग रही। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा। और हर बार की तरह वीडियो 40 मिनट की नहीं बनी, ये बात बहुत अच्छी लगी हमें। और मैं मिलेंगे गाइस एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 8 में। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मन मुताबिक जैसा लगा वीडियो सुझाव कोई भी करना हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या कोई क्वेरी हो, या कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोई पर्सनल मैसेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।